हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजस्थान का इतिहास, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उससे संबंधित आपके सामने जो अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजनीतिक जागरणों के कारण स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडल की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान में जो राजनीतिक जागरण है उसके क्या क्या प्रमुख कारण रहे हैं और स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें प्रजामंडल की क्या भूमिका रही है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इस प्रश्न को अच्छे से करेंगे। राजस्थान में राजनीतिक जागरण है वो 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ में देखने को मिलता है। मतलब राजनीति का जागरण है वो आपके सामने कब देखने को मिलता है? राजस्थान में 19वीं सदी में उसकी शुरुआत होती है और 20वीं सदी के आरंभ से आपके सामने देखने को मिलता है। आपके सामने मतलब जो अगर अपन बात करें तो 1858 की क्रांति से आपके सामने जो चीजें शुरू हो गई थी और जो आपके सामने 1900 में भी देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप हुआ जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडलों की भूमिका मुख्य रूप से थी, जिसमें जिसने इसको जन्म दिया। तो आपके सामने जो प्रजामंडल थे अलग अलग प्रकार के, उन्हीं की भूमिका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही आपको इस प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों के निर्माण करने में। आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो आपको ये वाली पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल। अगला प्रश्न है राजनीतिक जागरण के कारण। तो किस किस प्रकार से जो राजनीतिक जागरण देखने को मिलता है हमारे समाज में प्रजामंडलों के द्वारा, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय, मतलब ऐसा समाज के लोग जो आपके सामने पढ़े लिखे हुआ करते थे, थोड़े बहुत बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, उनसे उनका इस समाज से जो इन जो प्रजामंडलीय व्यवस्था हुआ करती थी उससे उनका क्या हुआ, उनका उदय देखने को मिलता है। आधुनिक शिक्षा प्राप्त वकील, शिक्षक, पत्रकार और सरकारी कर्मचारी जैसे जो वर्ग थे उसका उदय देखने को मिला। मतलब क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो आपके सामने जो लोग हुआ करते थे, भाई अंग्रेजों ने जैसे आधुनिक शिक्षा लेकर आए तो धीरे धीरे क्या हुए, भारतीय जो लोग है वो शिक्षित होना शुरू हो गए। धीरे धीरे लोगों ने आधुनिक शिक्षा को सीखा, पाश्चात्य शिक्षा को सीखा, जहां से वहां की जो न्याय करने की जो प्रणाली है, लॉ को सीखा, विज्ञान को सीखा, तकनीक को सीखा। तो धीरे धीरे भारतीय लोग शिक्षित हुए और उनको भी ज्ञान होने लगा। तो इससे क्या हुआ, वकील, शिक्षक और पत्रकार और जो सरकारी कर्मचारी जैसे जो वर्ग हैं, जो सरकार के अलग अलग प्रकार के विभाग में काम किया करते थे, उनका उदय हुआ, जिससे राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जनता को जागरूकता मिले। अब भाई गांव में अगर एक व्यक्ति भी पढ़े और वो भी सफल हो जाए तो उसको देखकर 5-6 लोग और भी क्या होते हैं, उसी दिशा में प्रयास करते हैं। तो यही है, लोग में गांव में आसपास में थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग आने लगे, उन्होंने लोगों को समझाया, लोगों को जागरूक करने का काम किया, सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ और मजबूत करने का कार्य किया। तो दूसरे लोगों को क्या मिली, प्रेरणा मिली इस चीज से। अगली वाली बात करें, आर्य समाज और मिशनरी गतिविधियों का प्रभाव भी देखने को मिला। आर्य समाज जैसे बौद्धिक सुधारक आंदोलनों ने अंधविश्वास को चुनौती दी। तो आपके सामने जो आर्य समाज, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो समाज की निर्माण की गई, उन जैसे समाज, उस समाज की स्थापना इसीलिए हुई थी ताकि वो क्या कर सकें, समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं अलग अलग प्रकार की, उनको ध्वस्त किया जा सके, उनके विरुद्ध लड़ा जा सके, उनके विरुद्ध लोगों को जागरूक किया जा सके। तो भाई समाज में धीरे धीरे चेतना फैलनी शुरू हुई कि हम जो कुरीतियां हैं, जाति पाति है, महिलाओं के विरुद्ध में जो अत्याचार हो रहे हैं, है ना, जो हम आपस में ही लड़ रहे हैं, इस वजह से हम गुलाम हैं। अंग्रेजों से पहले हम अपनी परंपराओं के गुलाम हैं, तो हमें इन परंपराओं का त्याग करना पड़ेगा। तो इन जो आर्य समाज जैसे जो समाज हुए, उनके जो धर्म सुधार हो गए, या इन सब आंदोलनों ने क्या किया, जो अंधविश्वास देखने को मिलते थे उनको तोड़ने का कार्य किया। साथ के साथ राष्ट्रीय चेतना, अब जब लोग समाज में लोग परंपराओं से मुक्त होते हैं तो उनको राष्ट्रीयता की भावना ज्यादा तेजी से फैलती है। ईसाई मिशनरियों ने भी शिक्षा के प्रसार पर ज्यादातर ध्यान दिया। मतलब जो ईसाई मिशनरी होते हैं उन्होंने भी क्या किया था, जो शिक्षा है उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया। समाचार पत्र और जो साहित्य है उसकी भूमिकाएं, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्रों ने रियासतों में रियासती शोषण और ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया। तो जो मीडिया है,
कहीं की भी देख लो, आज के समय की या पहले की, मीडिया का बहुत ज्यादा योगदान होता है। कोई भी देश है उसके लोगों के परसेप्शन निर्माण का, परसेप्शन क्या होती है, विचारधारा के निर्माण करने में, लोगों को सोचने और समझने की शक्ति देने का कार्य किसका होता है आपके सामने, मीडिया का कार्य होता है। तो उस समय आपके सामने सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, टीवी भी नहीं हुआ करते थे, तो लोगों के पास क्या हुआ करते थे, समाचार पत्र आया करते थे, जिसमें राजस्थान केसरी हो गया, नवीन राजस्थान हो गया और तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्र निकलते थे। और उन्होंने क्या किया, जो समाचार पत्रों ने जो रियासती शोषण है और ब्रिटिश नीतियां हैं उनका विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे जनता में राजनीतिक चेतना बढ़ी, जिसमें क्या, जनता में जो राजनीतिक अलग अलग प्रकार की जो चेतना है वो देखने को मिलती है, जिसमें विजय सिंह पथिक, केसरी लाल बारठ जैसे साहित्यकारों ने क्रांतिकारी साहित्य लिखा, जिसमें विजय सिंह पथिक का प्रमुख रूप से नाम आता है और केसरी सिंह बारठ हैं जैसे आपके सामने जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनका प्रमुख रूप से नाम देखने को मिलता है। ये प्रमुख दो साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य की रचना में बहुत बड़ा योगदान दिया। अगले वाला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भी देखने को मिलता है इस आंदोलनों में। युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों को अपने अधिकारों की जागरूकता होने लगी। क्यों? क्योंकि जो आपके सामने जो सैनिक थे वो बाहर गए, विदेशों में गए और वहां पे उन्होंने युद्ध लड़े, तो बाहर के जो सैनिक थे, बाहरी जो सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता है, उसके बारे में उन्हें ज्ञान हुआ और उन्हें पता चला कि किस प्रकार से फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे साम्राज्यों में क्रांतियां देखने को मिली। तो उन्हें क्या हुआ, अपने अधिकारों के बारे में, लड़ने के बारे में सतर्क हुए, जागरूक हुए और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए क्या होने लगे, जागरूक होने लगे। और जब कोई एक समाज का एक वर्ग उठ खड़ा होता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ता है तो आपके सामने जो चाहे कितने भी मजबूत शासन प्रणाली हो वो कमजोर होती है। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव। महात्मा गांधी के जो नेतृत्व में राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर राजस्थान की रियासतों तक भी पहुंच चुकी थी। मतलब आपके सामने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो अलग अलग प्रकार के जो राष्ट्रीय आंदोलन है और राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जिसमें से असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, वो राजस्थान की जो अलग अलग प्रकार की जो रियासतें हुआ करती थी उस तक उसकी पहुंच है वो धीरे धीरे बननी शुरू हो गई थी, जिससे जनता ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखाई। जिसमें आपके सामने क्या देखने को मिला, जनता है वो क्या धीरे धीरे अपने अलग अलग प्रकार के जो उसके अधिकार हुआ करते थे उसके बारे में वो लड़ना शुरू कर देती है, अपने अधिकारों के बारे में जानना शुरू कर देती है। अगले वाला पॉइंट है रियासतों का शोषणकारी शासन। अधिकांश रियासतों में निरंकुश शासक जागीरदारों और सामंतों द्वारा किसानों और आम जनता का आर्थिक शोषण किया जाता था। तो जो अधिकांश जो रियासतें देखने को मिलती थी वो क्या करती थी, आपके सामने निरंकुश शासन प्रणाली है चलाने का कार्य करती थी। समझ में आ गया? और जो जागीरदार और जो सामंत लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, आपके सामने आम जनता का आर्थिक शोषण भी किया करते थे। तो उसके बारे में अब लोगों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया, अपने अधिकारों के बारे में जनता जो है वो जागरूक हो गई कि किस प्रकार से आपके सामने अंग्रेज ही नहीं, आपके सामने जो रियासतें हैं वो भी हमारा शोषण कर रही हैं, वो भी हमें क्या कर रही हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। जिसमें से जो जगीरदार हुआ करते थे, जो बड़े भूमि भूभाग पर जो काम करवाने, कृषि करवाने वाले लोग हुआ करते थे वो बेकार करवाते थे। मतलब मुफ्त में आपके सामने लोगों से बिना कोई पैसे दिया लोगों से कृषि करवाने का कार्य या अन्य कोई कार्य करवाते थे, जिससे राजनीतिक दमन होता था, जिससे लोगों को क्या अपने आप को शोषित महसूस करते थे और आम जनता में अब धीरे धीरे शोषण बढ़ना शुरू हो गया। किसान आंदोलन की बात करें, अलग राजस्थान में अलग अलग प्रकार के किसान आंदोलन भी देखने को मिले, जिससे आपके सामने जो साम्राज्य है उसमें अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं फैलने लगी। बिजोलिया आंदोलन, बेगी आंदोलन, बूंदी आदि के किसान आंदोलनों ने क्या की, जनता को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना सिखाया आपके सामने। तो अलग अलग प्रकार के आंदोलन है, जिसमें बिजोलिया आंदोलन हो गया, बेगू आंदोलन हो गया, बूंदी आदि के जो किसान आंदोलन है, क्या 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 जनता को अपने अधिकारों और संघर्षों के लिए लड़ना सिखाया। अगले वाला पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडल की भूमिका। तो जो अलग अलग प्रकार के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें जो प्रजामंडल है उसकी क्या भूमिका रहती है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जनता को संगठित करना, प्रजामंडलों का गठन विभिन्न रियासतों में हुआ। तो जो अलग अलग प्रकार के जो प्रजामंडल हुआ करती थी उनका जो गठन किस लिए होता है, अलग अलग प्रकार की जो रियासतें हैं उनमें उनका गठन होता है,
जैसे जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल है, अलग अलग प्रकार के जो प्रजामंडल है उनका उसमें निर्माण हुआ, जिन्होंने रियासती जनता को संगठित कर उत्तरदायी शासन की मांग की। उन्होंने क्या किया, जितने भी प्रकार की जो रियासतें हुआ करती थी उन सब जनता को एक जगह इकट्ठा करके संगठित करके उनको क्या किया, उनको एक करके संगठित करके लड़ाई लड़ने के लिए जागरूक किया। अगले वाला क्या है, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग करना। प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत की तर्ज पर रियासतों में जनता के प्रति उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना था। तो प्रजा अलग अलग प्रकार के प्रजामंडल देखने को मिलते थे। उन्होंने क्या किया कि जिस तरीके से जो ब्रिटिश भारत की तर्ज पे उन्होंने मतलब ब्रिटिशों ने अलग अलग रियासतों का निर्माण किया, उसी तरीके से प्रजामंडलों ने क्या किया कि कैसे लोगों को विकास अच्छे ढंग से किया जाए। समझ में आ गया, जहां नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हो। ऐसे नहीं कि अब जो प्रजामंडल है वो भी लोगों के शोषण का कारण बन जाए, ऐसा नहीं। जो प्रजामंडल है उसका निर्माण इसीलिए किया गया ताकि लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं वो संरक्षित रहे, हर लोग है वो आपके सामने अपने अधिकारों के लिए उनको अधिकार मिले। नागरिक अधिकारों की मांग, उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों की मांग की। तो अलग अलग प्रजामंडल है, उन्होंने क्या किया, जो सरकार है उससे मांग की कि उन्हें अभिव्यक्ति मतलब बोलने का मतलब अगर वो सरकार के खिलाफ बोलना चाहे और किसी चीज पर बोलना चाहे तो उसका उनको अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्र जो सभाएं करने का उनके पास क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता भी उनके पास होनी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं उसके बारे में इन्होंने मांग करनी शुरू की कि जो सभाएं हैं उसकी जो उनके पास अधिकार होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए और अभिव्यक्ति जो बोलने की स्वतंत्रता उनके पास होनी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की जो उनके द्वारा मांग की गई, लोगों के पास इन सब प्रकार की जो स्वतंत्रता होनी चाहिए प्रजामंडल में, ताकि लोग है वो सरकार के सामने अपनी बात रख सके। ऐसे नहीं कि जो जागीरदारी प्रथा हुआ करती थी जहां पर जो लोगों को राजा के सामने बात रखने की क्या हुआ करती थी, अधिकार नहीं हुआ करते थे। जागीरदार प्रथा का विरोध करना, प्रजामंडल ने किसानों पर हो रहे अत्याचार, बेगार व जागीरदार प्रथा का विरोध किया। मतलब जो प्रजामंडलीय जो व्यवस्था थी वहां पर क्या हो रहा था, जो किसानों पे जो अलग अलग प्रकार के जो अत्याचार हो रहे थे, बेगार और जो जागीरदारी प्रथा जो चल रही थी उसका उन्होंने विरोध करने का प्रयास किया। और वहां पर क्या, उन सब जो किसान हुआ करते थे उन पर जो अत्याचार होते थे उन पर उनका विरोध किया। उनके विरोध प्रदर्शन में उनको जो इस प्रकार के जो वो बेकार कराते थे, लोगों को उत्पीड़ित करते थे, लोगों से शोषित करते थे, अधिक कर वसूलते थे, इन सब चीजों का विरोध करके इन प्रथाओं में लोगों से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। अगला क्या, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव। प्रजामंडल आंदोलन ने स्वयं को अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। तो जो प्रजामंडल आंदोलन है इसने क्या किया, खुद को जो अखिल भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है मतलब भारत की जो स्वतंत्रता का आंदोलन है उससे इस खुद को जोड़ने का कार्य किया। जो प्रजामंडल आंदोलन ने ये किया कि जो खुद को अलग अलग प्रकार के जो आंदोलन हुआ करते थे उससे खुद को जोड़ा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धांतों से प्रेरित थे। तो जितने भी प्रजामंडल है, जो कांग्रेस आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को जो नेतृत्व कर रही थी उससे वो बहुत ज्यादा प्रेरित थे। और गांधी जी के जो अहिंसक प्रतिरोध का मार्ग था, मतलब अहिंसा के माध्यम से आपके सामने स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग है, उसके मार्ग पर चले ताकि हिंसा ना फैले और ज्यादा लोगों को नुकसान ना पहुंचे। संघर्ष और बलिदान, प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने रियासती शासन और ब्रिटिश सरकार के दमन का शासन किया। जो प्रजामंडल जो कार्यकर्ता है उन्होंने क्या किया, जो रियासती शासन है और ब्रिटिश सरकार का दमन करने का कार्य किया। क्यों, धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं थी उनको उन्होंने सुधारा, समाज को सुधारा, जागीरदारी प्रथा को खत्म करने का कार्य किया, लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया, जागरूक किया। तो इस और शिक्षा देने का कार्य किया, लोगों को शिक्षा देने का कार्य किया। तो लोग धीरे धीरे खुद जागरूक होना शुरू हो गए। उन्हें लगा कि अब ये हमारे मसीहा हैं और हमें ब्रिटिश को उखाड़ फेंकना है। तो इससे क्या, आपके सामने ब्रिटिश सरकार है वो धीरे धीरे राजस्थान में कमजोर होने लगी। अलग अलग आंदोलनों में कई नेताओं को कहां पर जेल में भी जाना पड़ा और उनके बलिदानों ने जन आंदोलन को और मजबूत किया। जब कोई भी नेता आपके बीच का जो लोग हैं जो आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो उनको क्या कर दिया जाए, उनको पीड़ित किया जाए, तो आपके अंदर एक अलग ही ज्वाला उठती है, आप और ज्यादा आक्रोशित होते हो, आप और ज्यादा क्या होते हो, मजबूत होते हो। एकीकरण की भूमिका,
स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में एकीकरण में प्रजामंडल के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जैसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है, राजस्थान का जो एकीकरण होता है उसमें जो प्रजामंडल है उसके जितने भी नेता है, इन्होंने जो आपके सामने राजस्थान के एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया और एकीकरण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। राजस्थान में राजनीतिक जागरण में जन सामान्य को अपने अधिकारों स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करने का सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है? आपके सामने ये जो आंदोलन है, इनका जो प्रजामंडल का जो आंदोलन, उनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रजामंडल ने इस जागरण को एक संगठित और प्रभावी आंदोलन के रूप में देकर स्वतंत्रता तथा रियासतों को एकीकरण में अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो सिर्फ प्रजामंडलों ने लोगों को जागरूक ही करने कार्य नहीं किया, स्वतंत्रता दिलाने की बात में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ के साथ लोगों को जागरूक किया और आपके सामने जो रियासतें हैं उनको एकीकरण में भी प्रजामंडल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अब आपके सामने समझ में आ गया होगा किस प्रकार से राजनीतिक जागरण में और राष्ट्रीय आंदोलन में प्रजामंडलों की क्या भूमिका थी। अपन ने विस्तार से पढ़ा। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।